2025 फाइनली आ गया है एंड मेरा एक बहुत बड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है एक बेटर इन्वेस्टर बनना। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? वेल, ये सब तो तभी होगा जब मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर हमें समझ आए। इसलिए आज हम एक एक्सपर्ट गेस्ट लाए हैं जो हमें इंडिया और ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में थोड़ी इंसाइट्स देंगे। वेल, लेट्स वेलकम मिस्टर रितेश जैन जो है पाइन ट्री मैक्रो के को फाउंडर एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक एक्सपर्ट। अब इन्वेस्टर्स के लिए इन 2025 के मैक्रोज इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, पहला, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन। IMF के मुताबिक 2025 तक ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.9% हो सकता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंसर्न्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। दूसरा, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बूम। 2027 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है एंड मैन्युफैक्चरिंग 17% कैगर से ग्रो कर सकता है। तीसरा, हाई इंटरेस्ट रेट्स। सेंट्रल बैंक्स के जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स के कैपिटल फ्लोज को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो मैक्रो ट्रेंड्स है ये किसी भी इन्वेस्टर के सेक्टर चॉइसेस और एसेट एलोकेशन डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। इन्हीं इनसाइट से ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक शिफ्ट्स को बेहतर समझना इजी हो जाता है। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस रितेश जी। मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बट सबसे पहले एज अ रिटेल इन्वेस्टर वो कौन सी थीम से मुझे फोकस करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन द कमिंग ईयर इन 2025? मेरे आने वाले थीम्स अगले 2025 के लिए आई हैव 7 themes in front of me. There can be more themes, but something which is very evident to the eyes, जो मुझे दिखाई दे रहा है अपने आगे सामने, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पहला चीज है यूएस आउट परफॉर्मेंस। तो पहले यूएस मार्केट से ही शुरू करते हैं। गिवन इसका फ्यूचर आउटलुक आपको क्या लग रहा है, इसकी वैल्यूएशन कैसी है अभी? वैल्यूएशन के बारे में मैं आपको सीधा चार्ट ही दिखा देता हूँ। दिस इज नोन एज यूएस एक्सेप्शनलिज्म। ओवर वैल्यूएशन का नाम चेंज होकर एक्सेप्शनलिज्म हो गया है। US markets are at 1.5 times higher than the standard deviation, normal averages से, and markets can remain overvalued for a long period of time. Okay, so किसी ने बोला था कि markets can remain overvalued more than you can remain solvent. So today, as per JP Morgan, markets are not only overvalued, they are overhyped. So we are not in 2000 bubble as of now. 2000 was a little bit higher from here, but दूसरी markets or some other themes can start outperforming US markets. That's what I think. ओके, गॉट इट। दूसरे मार्केट्स में और भी पोटेंशियल लग रहा है, बट वील जस्ट गेट इनटू दैट। अगर हम ब्रॉडली यूएस मार्केट की आउटलुक के बारे में बात करें, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? तो yield कर्व क्या होता है कि shouldn't it be कि आप longer duration के लिए लोगों को ज़्यादा कॉस्ट पे पैसा दो, ज़्यादा इंटरेस्ट मांगो आपसे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ जाता है किसी को पैसा देने का। करेक्ट? तो आप अगर किसी को 3 महीने के लिए पैसा दे रहे हो तो आप उससे कम इंटरेस्ट मांगोगे, अगर आप उससे 10 साल के लिए पैसा दे रहे हो तो आप उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मांगोगे। दिस इज हाउ बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क्स। 30 साल के लिए होगा तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट मांगो, क्योंकि आपका 30 साल की अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है। यूजली क्लोजर टू द फेड फंड रेट, जिसे बोलते हैं ना गवर्नमेंट का रेट, जैसे आरबीआई का रिपो रेट, बैंक ऑफ कनाडा का पॉलिसी रेट, जिसे पॉलिसी रेट बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं ना वो पॉलिसी रेट के पास होते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना उनमें अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन बिल्टअप हो जाता है। तो आपने कभी का इंडिया में शायद एक 10 ईयर बॉन्ड 9% पे भी देखा होगा, जो आपने आज 6.5% पे है, 6.8 पर है, आपने 9% पे भी देखा होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा थी। तो मार्क जब भी इन्फ्लेशन ऊपर ज्यादा होती है या अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, मार्केट स्टार्ट्स आस्किंग फॉर अ प्रीमियम। तो इसीलिए एक यील्ड कर्व ड्रॉ होता है। शॉर्ट इंटरेस्ट रेट वेरी क्लोज टू द पॉलिसी रेट, लॉन्ग इंटरेस्ट रेट्स जिसमें प्रीमियम बिल्टअप हो जाता है, अनसर्टेनिटी ऑन इन्फ्लेशन का प्रीमियम, जिसे टर्म प्रीमियम बोलते हैं हम लोग। गॉट इट। ठीक है, तो यील्ड कर्व का फंडा क्लियर हो गया दिमाग में। नाउ लेट्स लुक एट द यूएस यील्ड कर्व जैसे आप समझा रहे थे। तो मैं आपको 40 साल का ही दिखा देता हूँ सीधा। ओके। व्हाइट में आप देखोगे 2 ईयर माइनस 10 ईयर, 2 साल का बॉन्ड माइनस 10 ईयर। ठीक है। आप ब्लू में देखोगे 3 मंथ्स माइनस 10 ईयर। आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेड लाइन इज द स्टार्ट ऑफ रिसेशन, ग्रीन लाइन इज द एंड ऑफ रिसेशन। आप कभी भी देखो, जब भी ये नेगेटिव गया और उसके बाद पॉजिटिव आया, इट वाज द स्टार्ट ऑफ रिसेशन। 2000 ये नेगेटिव गया, बोथ 2 ईयर माइनस 10 ईयर व्हाइट में है और 3 मंथ्स माइनस 10 ईयर ब्लू में है। ये यहाँ भी नेगेटिव गया, जैसे ये पॉजिटिव में आया
इट्स अ स्टार्ट ऑफ रिसेशन। रेड लाइन इज अ स्टार्ट ऑफ रिसेशन। देन अगेन हम लोग 2005 से 9, जो आपको लीमन ब्रदर्स के हिसाब से आपको आपने सुना होगा नाम। फिर उसके बाद जैसे ये पॉजिटिव में आए, फिर जब भी ये पॉजिटिव में आए, टुक सम टाइम, बट वी हैड अ स्टार्ट ऑफ रिसेशन एंड ग्रीन इज द एंड ऑफ रिसेशन। देन अगेन 2020 में आपको याद है जब कोविड क्राइसिस हुआ, राइट। जब भी ये नेगेटिव में गया, उस समय फिर से रेड लाइन। लेकिन रेड और ग्रीन में फर्क इतना कम क्यों था? क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च कर दिया कि वो रिसेशन जो आया वो हमें समझ में नहीं आया कि एक रिसेशन आ गया। करेक्ट। इस बार का आप कर्व इन्वर्जन देखोगे ना, तो शायद आपने 1985 से, जब से मेरे पास चार्ट है, आपने इतना इन्वर्टेड नहीं देखा होगा कभी भी। हाँ, लेकिन अब ये दोनों चीजें पॉजिटिव में आना चालू हो गई है। तो आपने देखा कभी भी ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, उसके बाद ही रिसेशन चालू हुआ है। नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, फिर रिसेशन, नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, फिर रिसेशन। मैंने अपने कर्सर से जो आपको दिखा रहा हूं, इस बार फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव में आया है। इसलिए आई बिलीव बाय द एंड ऑफ Q1 यूएस कुड बी इन रिसेशन। रिसेशन, ओके। हाँ, देखिए, लेकिन क्या नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, ये लोग डॉज की बात कर रहे हैं, तो क्या ये पैसा खर्च कर सकते हैं? ताकि आज की डेट में तो आपको पता है ना, हर गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करके पैसा खर्च कर देती है। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन आपको ये चीज मैं अपने चार्ट से दिखाता हूँ, उसी चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट बाइडेन इज लीविंग ऑन जनवरी 20th। करेक्ट। राइट। आपने देखा सितंबर से लेकर, ये जो ब्लू एरो है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया। ये पैसा इनको खर्च नहीं करना था, ये इनको नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखना था। ये पैसा जब प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे उनके लिए खर्च करने के लिए था, लेकिन उन्होंने 30% ऑफ द बजट डेफिसिट ऑलरेडी कर दिया। कोविड के बाद गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग विनर्स एंड लूजर्स। क्या आपने नहीं सुना अभी महीना भर पहले कि हमारा जीडीपी सिर्फ 5.4% रह गया इंडिया का? और आपने रीजन सुना होगा, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च नहीं करा। करेक्ट। अरे गवर्नमेंट क्यों पैसा खर्च करे? गवर्नमेंट का क्या लेना देना 5.4%? बट आफ्टर कोविड governments have become bigger, private sector has become smaller, government decides the winners and losers, government says कि मुझे यहाँ पैसा नहीं डालना है, वहां पैसा डालना है, तो मैं हर चीज गवर्नमेंट के हिसाब से दिखने लगा हूँ, जब तक प्राइवेट सेक्टर वापस नहीं आता खर्च करने में। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इतना पैसा खर्च कर दिया है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास पैसा खर्च करने को है ही नहीं ज्यादा, कि एक लेवल के बियॉन्ड वो डेट रेज नहीं कर सकते जब तक कांग्रेस में पास नहीं हो जाता है। करेक्ट। ये आपने सुना होगा डेट सीलिंग पिछले कुछ दिनों में। तो अगर आप डेट नहीं रेस कर सकते हो, नया डेट, और प्रेसिडेंट बाइडेन 30% खर्च कर चुके हैं, तो जनवरी ऐसा लगता है कि मार्च एंड तक यू विल स्टार्ट सीइंग सम साइंस दैट रिसेशन इज नाउ किकिंग इन इनटू यूएस। हाँ, उन्होंने उसके बाद पैसा खर्च करना चालू कर दिया, फिर से ये एरो ऊपर की तरफ जाने लगी, तो बात दूसरी है, लेकिन वो मुझे आज नहीं दिखाई दे रहा। इंडिया में समझ लीजिए, मान लीजिए BBB जो 11-12% पे बॉन्ड रेज होते हैं। करेक्ट। हाई रिस्क जो होते हैं, हाई रिस्क बॉन्ड होते हैं, हाई रिस्क बॉन्ड होते हैं। तो आप इसमें हाई रिस्क बॉन्ड का प्रीमियम ओवर गवर्नमेंट बॉन्ड देखोगे कितना लो है। करेक्ट। 2020 में एक टाइम पे 11% था ओवर गवर्नमेंट बॉन्ड। आप इंडियन गवर्नमेंट का भी मान लो, चलो इंडियन गवर्नमेंट का 10 ईयर बॉन्ड मान लो, और किसी हाई रिस्क बॉन्ड का 10 ईयर मान लो। करेक्ट। दोनों का जब प्रीमियम एकदम कम आ जाता है ना, इसका मतलब बाजार में बहुत लिक्विडिटी है। जब ये प्रीमियम स्टार्ट राइज करना चालू होता है ना, दिस इज द फर्स्ट साइन कि ट्रबल आने। तो मैंने आपके लिए इसलिए कुछ एक 10 साल का चार्ट लगाया कि आप देखोगे कि कितना लो है इस समय ये प्रीमियम, बट स्लाइटली राइज करना चालू कर दिया है। इट विल टेल यू कि बाजार से लिक्विडिटी कम हो रही है। इट विल स्टार्ट टेलिंग यू कि हाँ, थोड़े चांसेस ऑफ करेक्शन बढ़ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट ग्लोबली देन, क्योंकि 75% मार्केट कैप तो यूएस ही है, तो इसलिए यूएस देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पीकिंग ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, जहाँ हम फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें, एक थीम है जिसपे बहुत सारी चर्चा हो रही है, विच इज इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। उस पे आपके क्या व्यूज हैं? तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक ये थी, मैंने कुछ साल 1.5 साल से रखा हुआ है अपने दिमाग में, बट 5 साल पहले 10 साल पहले हम बात करते थे, आपका अवेयरनेस भी नहीं था कि कोल से आपकी पावर जनरेट होती है। करेक्ट। आपको नहीं अवेयरनेस था 10 साल से पहले, और यू डिड नॉट केयर अबाउट इट। बट Right. आज की डेट में यू केयर अबाउट इट कि यार ये पोल्यूशन हो रहा है उससे। तो करेक्ट, पूरी दुनिया में यही चीज बात हो रही है। राइट। तो हम लोग जाना चाहते हैं फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी।
क्लीन एनर्जी में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, क्लीन एनर्जी में आ जाता है यू नो इलेक्ट्रिसिटी हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करनी है, जैसे आपका सोलर हो गया, विंड हो गया। ओके। और आजकल नई चीजें हो गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, या फिर एआई जो एक नई थीम हो गया, जिसपे माइक्रोसॉफ्ट ने फ्राइडे को बोला मैं तो $80 बिलियन खर्च करूंगा एआई पे 2025 में। और आपने ये भी सुना होगा कि चैट जीपीटी की अगर आप क्वेरी करो, इट इज 10 times more power intensive than the query on Google, 10 times more power intensive। तो आप ये जब एआई टूल्स यूज कर रहे हो, तो पीछे से पावर यूज हो रही है, उनको डेटा सेंटर्स चाहिए। और हर कोई अभी कोल नहीं जलाना चाहता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट इट थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस। अब करना तो और इंडिया, फिर सेकेंड चीज, यूएस वापस अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाहता है चाइना से, करेक्ट। इंडिया चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़े, राइट। हम लोग 2-3 साल से बात करें मैन्युफैक्चरिंग, और हमने तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना सक्सेस भी करा है, करेक्ट। आपको अपनी ईवी भी अगर चार्ज करनी है ना रात को, तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, करेक्ट। आपको घर में सोलर सोलर लगाना है, तो उसके लिए पूरा आपको इलेक्ट्रिफिकेशन इकोसिस्टम चाहिए, उसमें आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, ग्रिड चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। ओके। इंडिया को अगर आर्टिफिशियल एआई डेटा सेंटर्स लाने हैं, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि इट हैज एनफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग इज, हम लोग एक पिक्स एंड शवल्स की बात करते हैं। पिक्स एंड शवल्स क्या होता है? हाँ यार, थीम मैन्युफैक्चरिंग है, थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट पैसा कहाँ खर्च होगा? लगता है इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रूली इज द फाउंडेशन, बुनियाद है बिल्कुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूचर डेवलपमेंट, इवन एआई फॉर दैट मैटर, राइट? एंड न्यूक्लियर एनर्जी तो, आई मीन दिस एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी थीम, जैसे आपने कहा, एक ईयर वाइज थीम नहीं है, बिल्कुल थीम ऑफ द डेकेड ही बन चुका है। बट ऑल्सो आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि हम देखते आ रहे हैं कि काफी ग्लोबल टेंशंस भी बढ़ रहे हैं ओवर द इयर्स। तो उसकी वजह से कैन इन्वेस्टर्स कंसिडर गोल्ड एज अ सेफ हेवन? क्योंकि टिपिकली वो एक एसेट है जहाँ पैसा तुरंत पहुंचता है, बिकॉज जब भी कुछ अनसर्टनिटी होती है मार्केट में, बहुत वॉलेटिलिटी होती है, इंस्टेंटली इन्वेस्टर्स थोड़ा उसकी तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक? तो गोल्ड के बारे में आपने बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली इंडियंस को तो गोल्ड के बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं है। ओके। इंडियन हाउसवाइफ एज पीपल टॉक अबाउट इट, दे आर द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट चीज है जो रिसेंटली 2 साल पहले हुई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2013 से एक तो चाइना को समझ में आ गया कि नाउ इट इज इन पावर कंपटीशन टू यूएस। तो चाइना ने 2013 से जो भी वो अपना प्रोडक्ट यूएस को बेचता था, और वो पैसा 2013 से पहले यूएस के बॉन्ड में डालता था, वो उसने डालना बंद कर दिया। उसने उसके बदले गोल्ड खरीदना चालू कर दिया। अब 2022 से देखोगे चार्ट में ना, रेड लाइन एकदम कोलैप्स हो गई। व्हाट इज दिस रेड लाइन? रेड लाइन इज द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स बाइंग यूएस ट्रेजरीज, ब्लू लाइन इज ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स बाइंग गोल्ड। डॉलर की रिजर्व हम लोग इंडिया में थोड़ी रखते हैं, हम लोग तो यूएस में रखेंगे ना, बैंकों के पास, क्योंकि डॉलर है, करेक्ट। आप सोचो, एक दिन हुआ जहां पर रशिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, दोनों में लड़ाई हो गई, रशिया यूक्रेन की। यूएस ने डिसाइड करा, या G7 ने डिसाइड करा, भाई अब तुम्हारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने कॉन्फिस्केट कर ली। इसका मतलब कल की डेट में अगर इंडिया इज नॉट इन गुड पोजिशन, और गुड बुक्स ऑफ यूएस, एंड डज समथिंग रॉन्ग, और डज समथिंग विच यूएस डजंट लाइक और G7 डजंट लाइक, तो यूएस क्या इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कॉन्फिस्केट कर लेगा? ये कैप से होने लगा? ये तो ग्लोबल, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना। कहते हैं भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब छोड़ो यूएस ट्रेजरीज, ये तो लोग वैसे ही पैसा खर्च करते रहते हैं, बोरो करके खर्च करते रहते हैं, इनका टाइम खत्म नहीं होने वाला खर्च करने का। बट इस वॉर ने हमें सिखा दिया है कि हम अपना पैसा जो पहले यूएस ट्रेजरी में डालते थे, चलो अभी वो गोल्ड में डालना चालू करते हैं। इट्स नॉट ओनली दैट, आपका गोल्ड जो है वो यूके में रखा रहता था, बुलियन बुलियन एलबीए में जिसे बोलते हैं, या न्यूयॉर्क में रखा रहता था। आपने बीच में गूगल करोगे ना, आप देखोगे इंडिया ने धीरे 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 अपना गोल्ड वापस इंडिया में मंगवाना चालू कर दिया। क्या फायदा आपका गोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो, करेक्ट। Yeah. तो इसलिए आपको जो गोल्ड में प्राइस इंक्रीज दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्पेक्यूलेशन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर बाइंग। इनफैक्ट मैं जीएलडी का ईटीएफ, जीएलडी का मैंने यहाँ पर चार्ट नहीं लगाया। जीएलडी इज द बिगेस्ट गोल्ड ईटीएफ इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है। किसी ने मुझे बोला कि अरे यार ठीक है, गोल्ड इतना बढ़ गया, हमने कभी ये भाव नहीं देखा। गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है,
करेक्ट? हर एक के दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, गोल्ड कितना ऊपर जा होता है। तो ये एक चार्ट है जो एक ल्यूक ग्रोमन ने बनाया, आप उनको फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। आई थिंक ही इज द बेस्ट हैंडल ऑन ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ही envisage a gold price increase of 3 to 5 times over the next 5 to 7 years. So according to him, by 2030, we can easily envisage a price of $7,000 to $8,000. Right. Now, if you were to look at other countries, right, from a macro point of view, वो कौन सी कंट्रीज पे आप फोकस करोगे इन द कमिंग 1 year? फोकस के हिसाब से एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेड, करेक्ट? ठीक है. चाइना के बारे में हम कभी भी नहीं बता सकते विद श्योरिटी, विद कॉन्फिडेंस कि ये होने वाला है, बट आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये लोग को नाउ व्हेन पॉलिसी मेकर्स पैनिक, यू शुड बाय दैट एसेट। मैंने हमेशा ये लाइफ में चीज देखा, चाइना में पॉलिसी मेकर्स आर पैनिकिंग, चलो रेट कम कम करते हैं, चलो पैसा प्रिंट करते हैं, चलो जो घर अपने बने हुए हैं लेकिन कोई नहीं खरीद रहा, उनको हम लोग उनकी बुक से, डेवलपर की बुक से निकाल देते हैं। आप ये न्यूज फ्लो देखो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप देखो कि ये लोग पैसा डाल रहे हैं। अभी मैंने आपको 15 मिनट पहले बताया कि यूएस में पैसा खर्च नहीं हो सकता, अब मैं आपको बता रहा हूं चाइना में पैसा खर्च होगा। मैं सिर्फ लिक्विडिटी देखना हूं, liquidity will move into Chinese assets in the coming year, and nobody owns Chinese assets tradable at this moment. That's what I believe. So this is one asset, and the second one which I am very bullish on is Argentina. Argentina, we are invested as a part of Pine Tree almost 9 months back. आपने कभी वाका मोटा नाम सुना नहीं होगा शायद, बट मैं आपको क्लियरली कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि अगले 3 से 5 साल में आप वाका मोटा बहुत सुनेंगे। आपने जैसे यूएस में पर्मियन बेसिन सुना होगा नाम, कहीं भी पर्मियन बेसिन, शेल बेसिन जिसे बोलते हैं, राइट? राइट. वाका मोटा अर्जेंटीना में इज एस्टिमेटेड टू बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शेल गैस डिपॉजिट एंड द फोर्थ बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ शेल गैस। आपको ये पार्ट नहीं पता कि अगले कुछ सालों में, क्योंकि यूएस में पर्मियन बेसिन में शेल प्रोडक्शन इज कमिंग डाउन, अर्जेंटीना कैन बी द न्यू पर्मियन बेसिन। सो अगले कुछ सालों में इट इज पॉसिबल। तो पहले आप बोल रहे थे ये तो लोगों को पहले से पता है, तो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था अर्जेंटीना पे। गवर्नमेंट चेंज होती रहती थी, वो लोग कॉन्फिस्केट कर लेते थे। सो मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स विल कम इनटू अर्जेंटीना। और आपने मेरा एक थीम हमेशा सुना होगा, ऑलवेज फॉलो द लिक्विडिटी, ऑलवेज फॉलो द लिक्विडिटी। आई डोंट मेक कॉम्प्लिकेट थिंग्स। Liquidity will flow into Argentina. At some point of time, Argentina will become very costly, but that's a discussion of tomorrow. Got it. Clear liquidity trail है मतलब. Correct. Buy low, sell high. Yeah, exactly. Now, the moment everyone's been waiting for, इंडिया पे आपकी क्या व्यूज है? एंड इंडिया में स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स की बात करें तो वो कौन सी थीम्स है जो एज एन इन्वेस्टर हमें भी फोकस करनी चाहिए इन द कमिंग ईयर? तो देखिए, मैंने ना एक इंटरव्यू दिया था 10th मई को एनडीटीवी पे, यू कैन जस्ट गूगल दैट इंटरव्यू। मैंने उसमें 3 थीम्स बोले थे, 4 एक्चुअली। इलेक्ट्रिफिकेशन, जो आप आज भी वही चीज सुन रहे हो मेरे से, राइट? डिफेंस टेक, टूरिज्म एंड वेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया। आप आज भी मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा नथिंग हैज चेंज्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट थीम्स, 3-6 महीने में कोई थीम चेंज नहीं होता है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये चारों थीम जो है आज भी वही मैं रखना चाहूंगा, एक्सेप्ट दैट tourism is where I'm not finding enough opportunities. Wealth management में lot of companies have come into listed place. Defense tech, lot is happening in defense tech. Electrification के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो ना। कोई एक रिपोर्ट आई है कि 2032 तक ये 21% हो जाएगा। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट क्या अटेम्प्ट होगा 21% करने का? 100% अटेम्प्ट होगा। वो अटेम्प्ट करने में there are a lot of companies which will participate on, which will be massive winners in the coming years. Everything else, these remaining 3 themes are Indian themes. और ये आपको दिखाई दे जाता है, ये आपको दिखाई दे जाएगा इंडेक्स में। निफ्टी 50 इंडेक्स लगा लीजिए आप, ब्लू लाइन, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लगा लीजिए, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250। आप डाइवर्जेंस देख लीजिए परफॉर्मेंस में। वाई? बिकॉज मेरे ख्याल से, और मैं इसे चीज बार बार बोल रहा हूं,
Nifty 50 is made up of yesterday's winner. Yes, yesterday's winner has to be in index, no? Tomorrow's winner never come in index, no? This is the most important one, actually, the disclaimer part. How Without which nothing is complete. Okay? got it. Thank you so much for your time, Ritesh ji. This was such a useful session. काफी नए thoughts, ideas हमने explore किए हैं. So once again, thank you for giving us, your valuable time. तो आज हमने बहुत कुछ कवर किया है. पहले तो हमने देखा कि कुछ की ग्लोबल मार्केट्स का फ्यूचर आउटलुक क्या होगा, स्पेसिफिकली यूएस, चाइना, इंडिया, अर्जेंटीना, एंड हमने ये भी देखा कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी 2025 का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम बन सकता है. इनफैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इस पूरे डेकेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम बन सकते हैं. अगर आपको ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक डीप डाइव्स अच्छे लगे देन प्लीज ड्रॉप अ लाइन इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन इंसाइटफुल लगी हो. फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब टू ग्रो. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.